हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल हब। इस वीडियो सीरीज में हम लोग कर रहे हैं एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है एसएससी जेई एंड स्टेट एई एग्जाम्स के लिए। ये हमारा सीमेंट लाइम एंड मोर्टार टॉपिक का 5th वीडियो है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टीम क्यूरिंग इज नॉट यूज्ड विथ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्यूरिंग क्या होता है। तो क्यूरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट व्हाइल मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेचर रीजन। एक सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर पे, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरिंग कहते हैं। ठीक है। और कंक्रीट के केस में क्या होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है स्टीम क्यूरिंग का हेल्प करके, क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टीम क्यूरिंग के बारे में। तो क्यूरिंग तो हम लोग समझ गए कि लॉस ऑफ मॉइस्चर को रोकने के लिए जो हम लोग प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग क्यूरिंग बोलते हैं। लेकिन स्टीम क्यूरिंग जनरली कहाँ यूज नहीं किया जा रहा है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। तो कंक्रीट के केस में अगर हम लोगों को रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज करवाना हो तब हम लोग स्टीम क्यूरिंग का यूज करते हैं। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जहां ईयरली स्ट्रेंथ गेन का रिक्वायरमेंट हो, तो ईयरली स्ट्रेंथ गेन का रिक्वायरमेंट हो, या फिर एक तो कंडीशन ये हो गया जहां हम लोग स्टीम क्यूरिंग का यूज करेंगे। दूसरा कंडीशन है जहां की एडिशनल हीट रिक्वायर्ड हो, एडिशनल हीट रिक्वायर्ड। तो एडिशनल हीट हम लोगों को कहाँ रिक्वायर्ड होता है, तो हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है एडिशनल हीट कोल्ड प्लेसेस पे, लाइक कोल्ड वेदर जहाँ रहता है वहाँ हम लोगों को एडिशनल हीट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वहाँ फोस्ट हो जाता है, जम जाता है पानी कोल्ड वेदर में। ठीक है। तो अब इन सब में से हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हम लोगों को ना ही ईयरली स्ट्रेंथ गेन का जरूरत होता है, ना ही एडिशनल हीट का जरूरत होता है। इसीलिए दूसरा हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग के साथ ऑलरेडी ईयरली हाई स्ट्रेंथ होता है, तो इसको हम लोगों को अलग से प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि किसको जरूरत नहीं है, मतलब कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को हम लोगों को जरूरत नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ऑप्शन बी। आई होप दिस क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइनेस आर। तो हमारा कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ जो स्ट्रेंथ है सीमेंट का और इसका फाइनेस कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम लोग फाइनेस को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं सीमेंट को, तो हमारा ईयरली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ जो है, ईयरली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ईयरली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जा रहा है, तो किसी एक चीज के बढ़ने पे अगर दूसरा चीज भी बढ़ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ऑप्शन ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्लैश सेट इज ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट इज। तो हम लोगों ने बहुत बार फ्लैश सेट के बारे में पढ़ रखा है। तो फ्लैश सेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पहले आप लोग ये बताएं। तो फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा C3A। करेक्ट। फ्लैश सेट होता क्या है, स्टीफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट विदाउट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट विथ हाई हीट ऑफ इवोल्यूशन। मतलब कहने का ये हुआ कि सीमेंट स्टीफ हो जाता है लेकिन स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो जाता है और हीट ऑफ इवोल्यूशन ज़्यादा होता है। इसी को हम लोग टेक्निकल टर्म में बोल देते हैं, फ्लैश सेट को ही हम लोग टेक्निकल टर्म में बोल देते हैं कि प्री मैच्योर हार्डेनिंग। मतलब कि अच्छे से हार्डन नहीं हुआ है, बस स्टीफ हो गया है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देख लिए। तो इसको अगर हम लोगों को कम करना हो, फ्लैश सेट को कम करना हो, तो हम लोग किस एडमिक्सचर का यूज करेंगे, आप लोग सोचिए किस एडमिक्सचर का यूज करेंगे अगर फ्लैश सेट को हम लोग को कम करना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लैश सेट अगर कम करना है मतलब हम लोग को सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना है। सेटिंग टाइम इंक्रीज करने के लिए हम कौन से एडमिक्सचर का यूज करते हैं, रिटार्डर का यूज करते हैं। और हम लोग जो रिटार्डर का नाम जनरली यूज करते हैं, जो रिटार्डर, वो हमारा क्या होता है, जिप्सम। करेक्ट। तो एक तो हमारा फ्लैश सेट हो गया। तो फ्लैश सेट को हम लोग को पता चल गया प्री मैच्योर हार्डनिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए।
एक दूसरा टर्म हम लोग ने भी सुना है, एक होता है फॉल्स सेट। दोनों में डिफरेंस है, फ्लैश सेट एंड फॉल्स सेट में डिफरेंस है। तो हम लोग देखते हैं कि फॉल्स सेट क्या होता है, स्टिफनिंग ऑफ पेस्ट विदाउट हीट ऑफ इवोल्यूशन। इसमें क्या हो रहा था, फ्लैश सेट में क्या हो रहा था कि पेस्ट तो स्टिफ हो रहा था, साथ साथ बस स्ट्रेंथ गेन नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट इवोल्यूएट हो रहा था, इसमें हीट निकल रहा था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, पेस्ट स्टीफ हो जाता है, सीमेंट पेस्ट स्टीफ हो जाता है, लेकिन ना ही स्ट्रेंथ गेन होता है, ना ही हीट इवोल्यूएट होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि फॉल सेट है। तो क्लियर हो गया होगा कि फ्लैश सेट और फॉल सेट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइम विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर इज नोन है। तो हम लोगों ने लाइम के बारे में बहुत बार पढ़ चुका है कि 3 टाइप का लाइम होता है, फैट लाइम, रिच लाइम, इसी को हम लोग रिच लाइम भी बोलते हैं, दूसरा हाइड्रोलिक लाइम, एक पुअर लाइम होता है, एक क्विक लाइम भी होता है। तो हम लोग जो जानते हैं कि वाटर के अंदर जो सेट करता है लाइम, हम लोग क्या प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर, वाटर के अंदर जो सेट करता है, जैसा कि नाम में ही है हाइड्रोलिक लाइम विच सेट्स अंडर द वाटर। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने बहुत बार कर चुका है, पिछले वीडियोस जब आप लोग देखेंगे तो उसमें लाइम के बारे में अभी तक अगर आपने स्टार्ट से वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो अभी तक आपको लाइम के बारे में पूरा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम ऑफ गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट लेस देन। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया का टेस्ट हम लोग किससे करते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। तो जब हम लोग फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट करते हैं, फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट, तो हम लोग 3 मेथड का यूज करते हैं। कौन कौन सा, एक तो हमारा सीव हो गया, दूसरा हमारा कौन सा हो जाता था, एयर परमेबिलिटी, तीसरा हमारा कौन सा होता था, सेडिमेंटेशन मेथड, ठीक है। तो जो हमारा सीव मेथड होता था, ये हम लोग क्या बताता था, ये हम लोगों को बताता है मीन ग्रेन साइज, मतलब जो सीमेंट का पार्टिकल है उसका मीन ग्रेन साइज क्या है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग कौन सा नंबर का सीव यूज करते थे, इसके लिए हम लोग यूज करते थे 90 माइक्रोन साइज का सीव, या फिर इसी को हम लोग बोलते थे कि 9 नंबर का सीव यूज कर रहे हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सा सीव यूज करते हैं, तो ध्यान रखना है। अब जो हमारा 2 बच गया, एयर परमेबिलिटी और सेडिमेंटेशन, ये हम लोगों को बताता है स्पेसिफिक सरफेस, ठीक है। और स्पेसिफिक सरफेस का यूनिट भी कभी कभी पूछ देता है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि एरिया पर यूनिट मास के टर्म में हम लोग मेजर करते हैं। और अब आप यहाँ से भी देख सकते हो कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर एरिया एंड ग्राम फॉर मास, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया डिफरेंट होता है। तो यहाँ मैंने टेबल बना के दिखा रखा है डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट के लिए, जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। तो यूनिट का काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग यूनिट करके दे देता है क्वेश्चन में, तो उस हिसाब से हम लोगों को इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में हम लोग यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर ग्राम में ही पूछा है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट और भी ज़्यादा फाइन होता है, इसलिए इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और भी ज़्यादा फाइन होता है, इसका 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के सीमेंट का कितना है। और दूसरे टेबल कॉलम में मैंने दिखाया कि परसेंटेज रेसिड्यू बाय वेट ऑन सीव, ये इसका जरूरत कहाँ पड़ता था हम लोगों को, सीव जब मेथड से हम लोग मीन ग्रेन साइज निकाल रहे थे तब। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो रेसिड्यू होना चाहिए 10% से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 10%। उसी तरह से पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट में 5% से कम नहीं होना चाहिए, एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में भी 5% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सारे डेटा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक डेटा से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हर एक डेटा को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारा इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया। तो ऑर्डिनरी किसके लिए पूछ रहा है, पोर्टलैंड सीमेंट के लिए पूछ रहा है, शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए, तो 2250 से कम नहीं होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, द क्विक लाइम एज इट कम्स फ्रॉम द किल इज कॉल्ड। तो किल से जो हमारा क्विक लाइम होता है, तो हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं क्विक लाइम को, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा क्विक लाइम होता है,
ये ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से? कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम से। कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम से हम लोग ऑब्टेन करते हैं क्विक लाइम को, ठीक है। इसमें क्या करते थे हम लोग, इसका जो ये हमारा जो क्विक लाइम होता है इसका बहुत हाई एफिनिटी होता है, यानी कि एफिनिटी बोले तो रिएक्टिविटी होता है फॉर वाटर के लिए। इसलिए जैसे ही क्विक लाइम बनता है रिएक्ट कर लेता है किसके साथ? वाटर के साथ, और अंडरगो स्लैकिंग हो जाता है और फॉर्मेशन करता है हाइड्रेटेड लाइम का। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा था कि इस जो ऑब्टेन होता है कम्स फ्रॉम ट्री इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं लंप लाइम, क्योंकि इसी का नाम है क्विक लाइम। क्विक लाइम ही हम लोग को बनता है, तो इसी को दूसरा नाम है लंप लाइम। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 50 kg सीमेंट बैग। अब ये क्या कर रहा है कि एक बैग सीमेंट का बात कर रहा है और इसका वेट दे रखा है, तो वाटर रिक्वायर्ड कितना होता है? तो वाटर रिक्वायरमेंट हम लोग को पता है क्या होता है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, अगर हम लोग को कहें कि कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हम लोग को कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, कंप्लीट हाइड्रेशन। तो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हम लोग जानते हैं 23% बाई वेट ऑफ सीमेंट चाहिए कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। और हम लोग जानते हैं कि वाटर रिक्वायर्ड फॉर फील द जेल पोर्स, जेल पोर्स को फिल करने के लिए कितना वाटर चाहिए? 15% बाई वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो टोटल वाटर रिक्वायर्ड कितना है? टोटल वाटर रिक्वायर्ड हम लोगों को कितना चाहिए? टोटल वाटर रिक्वायर्ड चाहिए 38% बाई वेट ऑफ सीमेंट। तो कितने वेट के लिए बोल रहा है? 50 kg के लिए। तो टोटल वाटर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 38% यानी कि 0.38 इंटू 50 kg यानी कि 19 kg। तो कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है? तो सबसे क्लोजेस्ट है जो कि 18.5। तो हमारा कितना पानी का जरूरत हो गया? 18.5। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ पोजोलोना मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोजोलोना सीमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि पोजोलोना सीमेंट जो हमारा है, पोजोलोना सीमेंट, पोजोलोना जो हमारा सीमेंट है मैन्युफैक्चर किया जाता है ग्राइंड करके। किसको किसको? ओपीसी को हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को ग्राइंड करते हैं किसके साथ? पोजोलोना के साथ। तो और ये जो हम लोग का जो पोजोलोनिक मटेरियल होता है यूजुअली कितना लेते हैं हम लोग? यूजुअली 10 से 30% के अराउंड लेते हैं, 10 से 30% जो हमारा पोजोलोनिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यहीं से हम लोगों को हो जाता है कि 80% यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोजोलोना इज 30%, क्योंकि 10 से 30% और हमारा ऑप्शन जो है 30% ही है, तो 30% हमारा ऑप्शन इसका ए हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं थोड़ा पोजोलोनिक सीमेंट के बारे में। जो हमारा पोजोलोनिक सीमेंट होता है इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, कहाँ हम लोग यूज करते हैं? तो पोजोलोनिक सीमेंट का प्रॉपर्टी होता है कि इसके पास लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। दूसरा, लो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ होता है, कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ होता है वो स्लो होता है, लो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। तीसरा है हमारे पास रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, जैसे कि सल्फेट अटैक हम लोगों को बड़ा प्रॉब्लम करते रहता है, तो उसके लिए हम लोग भी इसका यूज कर सकते हैं, इस सीमेंट का, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, ठीक है। इसलिए इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एक तो मरीन वर्क में कर सकते हैं क्योंकि ये केमिकल अटैक के लिए रेजिस्टिव है, तो मरीन वर्क। दूसरा, क्योंकि इसमें लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, तो इसका हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं? मास मैसिव स्ट्रक्चर जहाँ बनाते हैं, या मास कंक्रीटिंग, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर्टी हो गया, तो इसको अभी ध्यान रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। तो हम लोग
फील्ड टेस्ट भी करते हैं। हर हर जगह हम लोगों को क्या अपैरेटस अवेलेबल नहीं होगा, लैब में ही अपैरेटस अवेलेबल होता है, लेकिन अब हम लोग क्योंकि इंजीनियर हैं तो हम लोगों को फील्ड टेस्ट सीमेंट को देख के भी पहचानना आना चाहिए, या फिर उसको फिजिकली कैसे टेस्ट करें, तो फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट के लिए जैसे ही हम लोग बैग खोलेंगे तो हम लोगों को कोई भी विजिबल लम्प्स नहीं दिखना चाहिए, उसमें कोई भी लम्प्स नहीं दिखना चाहिए। लम्प्स दिखेगा मतलब सीमेंट सही नहीं है। दूसरा है हमारा कि जो इसका कलर हो, सीमेंट का जो कलर हो वो कैसा होना चाहिए, ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए, ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, बैग के अंदर अगर हाथ डालेंगे तो हम लोग को जो कैसा फील होना चाहिए, कूल फील होना चाहिए। अगर ठंडा फील हो रहा है मतलब कि सीमेंट सही है। चौथा पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग एक बकेट लेते हैं और बकेट जो कि किससे भरा हो, पानी से भरा होना चाहिए, और इसके ऊपर अगर हम लोग सीमेंट को ऐसे थ्रो करते हैं तो क्या होना चाहिए, पार्टिकल फ्लोट करना चाहिए और कुछ देर के बाद सिंक करेगा। ठीक है, नहीं कि जैसे ही फ्लोट किए अगर सिंक कर गया इमिडिएटली मतलब कि सीमेंट मेरा सही नहीं है। तो पार्टिकल क्या होना चाहिए, थ्रो करने पे पार्टिकल फ्लोट करना चाहिए एंड देन सिंक। ठीक है, और क्या आखिरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग उसको अपने फिंगर्स के बीच में लेके ऐसे रब करें तो वो स्मूथ फील होना चाहिए, स्मूथ फील होना चाहिए, तो हमारा सीमेंट सही है। तो ये इन सब प्रॉपर्टी को देख के हम लोग फील्ड में सीमेंट का टेस्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन वन थ्रस्ट वंस हैंड इनटू अ बैग ऑफ सीमेंट वन शुड फील वार्म, जो कि गलत बात है। कैसा फील होना चाहिए, कोल्ड। अगर कोल्ड फील होता है तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। द कलर ऑफ द सीमेंट इज ब्लूइश, ब्लूइश नहीं कैसा, ग्रेइश, ग्रे कलर का होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रो इनटू अ बकेट ऑफ वाटर शुड सिंक इमीडिएटली, नहीं इमीडिएटली सिंक नहीं करना चाहिए, पहले क्या करेगा, पहले इसके ऊपर फ्लोट करेगा उसके बाद सिंक करेगा, तो सारा ही गलत है, तो सब ऑप्शन गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। An ordinary Portland cement when tested its fineness, तो कह रहा है कि जब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का फाइनेंस टेस्ट करते हैं, शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू ऑन द आईएस सीव नंबर 9, तो सीव नंबर बता दिया है मोर देन व्हाट, तो ये हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही एक टेबल में देखा था क्या कि अगर फाइनेंस टेस्ट जो हम लोग करते हैं तो किस सीव से करते हैं, सीव नंबर कौन सा होता है, इससे हम लोग वो पता करते हैं, हम लोग पहले मीन ग्रेन साइज का पता करते हैं, मीन ग्रेन साइज, और इसके लिए जो हम लोग सीव यूज करते हैं वो 90 माइक्रोन का होता है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं और 9 नंबर सीव बोल देते हैं, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। रेसिड्यू पूछ रहा है कि कितना रेसिड्यू, इस कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि ओपीसी के लिए 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट भी देखा था कि 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का भी हम लोगों ने देखा था कि 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम लोग से किसके बारे में पूछ रहे हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया कि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हार्डनिंग ऑफ सीमेंट अकस है, कहता है कि हार्डनिंग ऑफ सीमेंट होता है रैपिड रेट द ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज, कहता है कि इनिशियल डेज में बहुत तेजी से होता है और उसके बाद कंटिन्यू टू इंक्रीज एट, मतलब कि हार्डनिंग तो इंक्रीज होते रहता है लेकिन रेट कम हो जाता है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा कहता है कि इनिशियल डे में स्लो रेट से होता है लेकिन आप उसके बाद क्या होता है कि कंटिन्यू टू इंक्रीज, मतलब कि रेट इंक्रीज होते जाता है। तीसरा बोलता है कि यूनिफॉर्म रेट से होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारा वाटर सीमेंट के साथ मिलता है, वाटर किसके साथ मिलता है, सीमेंट के साथ, तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, सीमेंट स्टार्ट हो जाता है क्या होना, सेट होना एंड हार्ड होना। ठीक है, तो सीमेंट और हार्ड होना, सेट होगा और हार्ड होगा, तो इसका जो रेट होता है ना इनिशियली जो सेट होता है फर्स्ट फ्यू डेज, वो रैपिड रेट से होता है, लेकिन आफ्टरवर्ड्स कुछ दिनों के बाद क्या होता है, हार्ड तो होते ही जाता है, हार्ड इसका
हार्डनिंग है जो इंक्रीज होते जाता है, लेकिन जो रेट होता है वो कम हो जाता है स्ट्रेंथ गेन करने का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके हिसाब से? रैपिड रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टर दैट इट कंटिन्यू टू इंक्रीज एट ए डिक्रीज रेट। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट। यूनिफॉर्म थ्रू इट नहीं होता है और स्लो भी नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट एसेंशियली डन इज। पर क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम लोग किस टाइप का टेस्ट करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट में? ठीक है, तो पोर्टलैंड कोई भी सीमेंट है तो हम लोग को जनरली क्वालिटी कंट्रोल के लिए चेक करना होता है फिजिकली, केमिकली। फिजिकल टेस्ट करते हैं, केमिकल टेस्ट करते हैं एंड मैकेनिकल टेस्ट करते हैं। मैकेनिकल टेस्ट करते हैं क्वालिटी कंट्रोल सीमेंट को करने के लिए। तो इनमें से सारे ही टेस्ट का हम लोग को टेस्ट करना होता है, लाइक सिटिंग टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो सारा ही ऑप्शन करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ 1500 ग्राम ऑफ cement is required to have 1875 ग्राम cement paste of normal consistency। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कंसिस्टेंसी कहते किसको है, तो द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक अ पेस्ट इज कॉल्ड नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है कि हम लोग नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे 1500 ग्राम सीमेंट को कितना बना दिए सीमेंट पेस्ट 1875 ग्राम। तो हम लोगों को गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में? गिवन है ड्राई बेड ऑफ सीमेंट, ड्राई बेड ऑफ सीमेंट कितना है 1500 ग्राम। उसके बाद अगर इसको हम लोग पेस्ट बना दिए हैं, यानी कि वेट हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे वेट हो गया, उस वेट उसका सीमेंट का वेट कितना है 1875 ग्राम। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1875 माइनस 1500 ग्राम। तो ये हमारा हो गया 375 ग्राम। ठीक है, 375 ग्राम हमारा क्या आ गया? वाटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ वाटर बताइए, परसेंटेज ऑफ वाटर। तो परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं? कितना अमाउंट ऑफ वाटर है 375 ग्राम, और कितने अमाउंट ऑफ सीमेंट के लिए इसका रिक्वायरमेंट है, तो 1500 ग्राम सीमेंट के लिए, इनटू, क्योंकि परसेंटेज में निकलना है तो इनटू 100। तो आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट 25%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट वर्न्ड एट। कह रहा है कि हम लोग जो सीमेंट बनाते हैं तो उसके डिफरेंट इंग्रेडिएंट को बर्न करते हैं। कहाँ बर्न करते हैं? रोटरी किल्न होता है उसमें, रोटरी किल्न में जो बर्न करते हैं तो कितने डिग्री टेम्परेचर पे बर्न करते हैं? तो जनरली हम लोग इसको 1400 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न करते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये सीमेंट के केस में करते हैं, लेकिन हमारा जो ब्रिक होता है, हम लोग ब्रिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे वैसे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ब्रिक के केस में हम लोग उसको बर्न करते हैं 900 डिग्री टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जनरली 1100 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीमेंट के केस में हम लोग उसका टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं केल्विन का। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर वेव। तो कहता है कि हाइड्रेशन जो सीमेंट का होता है किसके केमिकल एक्शन की वजह से होता है? तो हम लोग जानते हैं कि, और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, तो जब वाटर ऐड किया जाता है सीमेंट में तो ये रिएक्ट करता है कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, दैट इज बोक्स कंपाउंड जो हमारा है, बोक्स कंपाउंड। बोक्स कंपाउंड कौन कौन है? हमारे पास 4 है, C3S, C2S, C3A एंड C4AF। ठीक है, तो इनसे रिएक्ट करता है इस और जो ये केमिकल रिएक्शन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो ये जब हमारा सीमेंट है किससे मिलता है? पानी से जब मिल जाता है तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो ये हाइड्रेशन करके क्या बनाता है? CSH जेल बनाता है प्लस CaOH का होल 2 बनाता है। ठीक है,
तो जो इसका हमारा ये जो CSH जेल है, जो प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, तो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, CSH जेल बोल रहे हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं टॉवर-मोराइट जेल। तो ध्यान रखना है क्योंकि नाम बदल के भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसलिए हम लोगों को इसका ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो कह रहा है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड डाई कैल्शियम करता है, डाई कैल्शियम ट्राई कैल्शियम करता है, सबसे ही करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन द सीमेंट ड्राई पाउडर लाइमस्टोन एज एंड सेल्स ऑफ देयर सल्टी इज बर्न्ड इन अ रोटरी केल एट टेम्परेचर। ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा है कितना करते हैं, 1400 to 1500 के बीच में हम लोग करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइम इज मेनली ड्यू टू। तो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो लाइम के पास होता है, इसमें सीमेंट के पास होता है, वो किसके वजह से होता है, लाइम की वजह से, एल्यूमिना, सिलिका एंड जिप्सम। तो सीमेंट में मेनली क्या क्या पाया जाता है, हम लोग देखते हैं पहले कि सीमेंट में क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ मैंने टेबल में सारा ही दिखा रखा है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट सीमेंट के होते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में होता है लाइम होता है, तो लाइम कितना होता है, 60 to 65% होता है। और सिलिका होता है, उसके बाद एल्यूमिना 3 से 8%, आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6%, मैग्नीशिया 0.5 से 4%, सोडा एंड पोटास 0.5 से 1% एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड 1 से 2%। तो मेजरली हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि मेजरली हमारा कौन सा है, लाइम कितना होता है, 60 to 65%। तो मेनली जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो होता है वो किसके वजह से आएगा, लाइम के वजह से आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू लाइम, और कितना होता है, 60 to 65% होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली इससे आ जाते हैं, तो इसको याद रखना है, और अपने नोट्स में अगर आपका नहीं है तो इसको मेंशन कर लें। ठीक है, एज पर IS स्पेसिफिकेशन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो हमसे किसका सेटिंग टाइम पूछा गया है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। हमारा पहला ऑप्शन ही है 30 मिनट। तो क्वेश्चन में ये भी ध्यान देखना है कि फाइनल सेटिंग टाइम पूछा है, ना कि इनिशियल। अगर इनिशियल पूछता तो इनिशियल सेटिंग टाइम कितना से कम नहीं होना चाहिए, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। किसके लिए, OPC के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। और फाइनल सेटिंग टाइम होना चाहिए वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 600 मिनट, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10 आवर्स। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट क्वेश्चन में क्या बोला है, सीमेंट कॉन्क्रीट एट 3 months टू दैट ऑफ 28 days ऑफ क्यूरिंग। तो क्यूरिंग के बाद हम लोग 28 days क्यूरिंग के बाद जो स्ट्रेंथ गेन करते हैं, मैंने पूरे टेबल में दिखा रखा है कि 1 साल तक कितना स्ट्रेंथ गेन किस रेट से होता है। तो अगर 1 मंथ में हम लोग जानते हैं, हम लोग 28 days को कंसिडर करते हैं कि उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बराबर, तो 1 into 28 days स्ट्रेंथ। जैसे ही दूसरा महीना होता है तो रेट मतलब स्ट्रेंथ कितना से इंक्रीज हो जाता है, 10% से, थर्ड मंथ में 20% से, 6 मंथ में 40% से, और यही 1 ईयर कंप्लीट होते होते जो स्ट्रेंथ होता है 50% से इंक्रीज कर जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि 3 मंथ में स्ट्रेंथ कितना होगा, तो 3 मंथ का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 1.20। लेकिन 1.20 तो दे नहीं रखा है, तो क्लोजेस्ट वन कौन सा है, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इस टेबल को ही ध्यान रखना है क्योंकि अभी 3 मंथ के लिए पूछा है, अगले बार अगर 6 मंथ के पूछ लिया जाए या फिर 1 साल के लिए पूछ लिया जाए तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एयर परमेबिलिटी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड द। तो ये अभी तक हम लोगों को एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स मिल चुका है। तो ये एयर परमेबिलिटी टेस्ट जो होता है किसके लिए हम लोग करते हैं, फाइनेंस ऑफ सीमेंट जानने के लिए करते हैं। तो ये टेस्ट कंडक्टेड किया जाता है टू फाइंड व्हाट, फाइनेंस ऑफ सीमेंट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो ये हमारा 5वां वीडियो था हमारा, मे बी नेक्स्ट 1-2 वीडियो में हमारा सीमेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। तो अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियोस यानी 1 to 4 नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा सारे वीडियोस का लिंक दे रखा है मैंने, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।
तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।